everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great job. अपनी पिछली वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था. आज का टॉपिक होगा व्हाई अ सेपरेट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाई अ सेपरेट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम सेपरेटली स्टडी क्यों कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स. बच्चों, ये जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स, इसको फोकस करना, इस कंसेप्ट पर जरा गौर करना, क्योंकि ये वही कंसेप्ट है जिसको ना समझने की वजह से पूरे साल भर बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पर उलझ के रहते हैं. आपके वीके ओरी के बुक में चैप्टर नंबर 1 पे भी एक टॉपिक है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. तो ये टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स का ही एक छोटा सा पार्ट है. तो इसीलिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन अपने टॉपिक को समझने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से. फॉर सपोज आप सभी जॉब करते हो, पैसा कमाते हो, खूब पैसा कमाते हो, लेकिन आप बचत ज्यादा करते हो और खर्चा कम करते हो. इसका मतलब यह है कि सेविंग्स करने की हैबिट आपकी ज्यादा है और खर्च करने की हैबिट आपकी कम है. तो मुझे ये बताओ, क्या ये अच्छा है या बुरा है? आप मुझे बोलिए मैम किस तरीके का क्वेश्चन आप पूछ रहे हो. ऑफकोर्स अगर सेविंग ज्यादा करते हैं तो ये अच्छी बात है, खर्च कम करना चाहिए, क्योंकि आप मुझे सेविंग्स ज्यादा करने के बेनिफिट्स गिनाओगे. आप मुझे बताओगे कि मैम अगर सेविंग ज्यादा करते हैं तो इसके अपने बेनिफिट्स हैं. जैसे बेनिफिट नंबर 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी. अगर हम पैसा जमा करते हैं, पैसों की बचत करते हैं, तो ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. ओल्ड एज के लिए पैसा आपका काम आएगा, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, या फिर आप कोई ड्यूरेबल गुड्स खरीदना चाहते हो, आप हाउस खरीदना चाहते हो, आप कार परचेज करना चाहते हो, तो ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है सेविंग्स. दूसरा बेनिफिट, अर्न इंटरेस्ट. अगर आप अपने पैसे को बैंक में सेव करते हो तो बैंक आपको उसमें उस सेविंग्स में इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग्स है. तो ये भी सेविंग्स करने से भी आपको क्या मिल गया है? अर्निंग का बेनिफिट मिल गया है. तीसरा बेनिफिट, फ्री फ्रॉम डेट. अगर आपके पास बैंक में पैसा सेव है तो इन फ्यूचर अगर कोई आपको अर्जेंसी आ गई तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी पैसों के लिए. आपके पास पैसा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो. तो आपने बोला कि मैम देखो सेविंग्स के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इंडिविजुअल लेवल में सेविंग्स करना तो अच्छी बात है, लेकिन होल इकोनॉमी में अगर लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करते हैं और एक्सपेंडिचर कम करते हैं तो नेशनल इनकम डिक्लाइन हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आउटपुट लेवल भी डिक्लाइन हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो वही चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो. क्योंकि इफ एवरीबडी सेव्स मोर, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर टेंड्स टू डिक्लाइन. और अगर कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर लोगों का कम होगा, हर इंडिविजुअल अपना एक्सपेंडिचर कम करेगा, सेविंग ज्यादा करेगा, तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी एज अ होल एग्रीगेट लेवल में एग्रीगेट डिमांड क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, लो हो जाएगी. तो अगर एग्रीगेट डिमांड लो हो रही है, एग्रीगेट डिमांड मतलब कंजम्पशन लेवल, मतलब आपका एक्सपेंडिचर अगर लो है तो लो एग्रीगेट डिमांड से लो प्रोडक्शन होगा, क्योंकि अब लोग खर्च कर ही नहीं रहे हैं, लोग डिमांड कर ही नहीं रहे हैं. तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्शन को कट करेंगे और कहीं ना कहीं इट लीड्स टू लो प्रोडक्शन. जब प्रोडक्शन ही लो हो रहा है तो लो इनकम हो जाएगी, प्रोड्यूसर्स कमा ही नहीं पा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं है, तो हर जगह इकोनॉमी में इनकम लेवल बहुत ज्यादा लो हो गया. जब इनकम लेवल लो है तो ऑफकोर्स ये दिखाता है कि इकोनॉमी में हाई अनएम्प्लॉयमेंट है. जब इकोनॉमी में हाई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, नेशनल इनकम लो है, तो सीधी सी बात है कि जो देश का जीडीपी है, जो देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो क्या है? लो है. और अगर यही सिचुएशन लंबे समय तक चलेगी तो ये सिचुएशन इकोनॉमी को डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है. तो अभी आपने देखा किस तरीके से एक इंडिविजुअल के लिए सेविंग्स तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इकोनॉमी एज अ होल एग्रीगेट लेवल में देखें तो सेविंग्स अगर ज्यादा होता है तो किस तरीके से ये इकोनॉमी को डिप्रेशन की स्थिति में ले जा सकता है. और इसी कंसेप्ट को हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स कहते हैं. जैसे एक गार्डन में वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स हैं, कुछ वाटर लिलीज हैं, कुछ कैक्टस हैं. हर फ्लावर्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी अपनी पहचान है. अगर हम वाटर लिलीज की बात करें तो वाटर लिलीज को सींचने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, वही कैक्टस जो है कैक्टस को सींचने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है. लेकिन हर फ्लावर का जो ग्रुप है वो क्या है? गार्डन है. तो यहाँ पे इंडिविजुअल फ्लावर माइक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडिविजुअल फ्लावर से बनके जो बना हुआ गार्डन है वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है. तो यहाँ पे किस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो गार्डन है वो एग्रीगेशन है पूरे के पूरे फ्लावर्स का. और ये जरूरी नहीं है, इट डजंट मीन दैट कि हर एक इंडिविजुअल की जो
प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो पूरे के पूरे जो एग्रीगेट लेवल में, जो वहां पे एग्रीगेट लेवल में जो गार्डन है उसको रिवील कर रहा हूं, उसको शो कर रहा हूं। हर इंडिविजुअल की अपनी प्रॉपर्टी, हर एग्रीगेट लेवल में सबकी प्रॉपर्टी मिला के एक एग्रीगेट लेवल वहां पे बन गया है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें ये बात समझनी जरूरी है। पैराडॉक्स थ्रिफ्ट या मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स हमें यही समझाने की कोशिश करता है कि जो बात इंडिविजुअल लेवल, माइक्रो लेवल में सही है, जरूरी नहीं है कि वही बात मैक्रो लेवल, एग्रीगेट लेवल में सही हो। इसी को क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स बोलते हैं। बार बार मैं इस पॉइंट को जोर दे रही हूं, आप इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना। अगर आपने डिफरेंशिएट करना समझ गए तो आपको पूरे साल भर मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो आई होप आप लोगों को एक टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो कंक्लूजन भी यहीं पे, कंक्लूजन हम निकाल ही सकते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकला कि जो बात माइक्रो लेवल में सही है, जरूरी नहीं है कि वो बात मैक्रो लेवल में सही हो। और इसी से रिलेटेड आपके वीके में पेज नंबर 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको कितना समझ आया, और जो भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। दोबारा से मैं पूरे YouTube में अपने चैनल को बनाया है मैंने, और मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊं और आपको समझ आए, आप अच्छे मार्क्स लेके आए। और प्लीज 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 मेरे वीडियोस को आप शेयर करो, आप इसमें कमेंट करो, अपने सजेशंस मुझे दो। अब ये शुरुआत है, धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी कि मैं और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आऊं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, बस आपका मुझे ट्रस्ट चाहिए। आई होप यू विल कोऑपरेट टू मी। तो आज का टॉपिक यही था। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स के बहुत सारे पैराडॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अभी हमने बात करी, वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स की बात करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं। फिलहाल आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में पैराडॉक्स टू थ्रिफ्ट की बात की हुई है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स का एक हिस्सा है। तो आप समझ ही गए होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। मेरी कोशिश यही थी कि आपको अच्छे से समझ आए, और नहीं भी समझ आएगा मुझे सजेशंस दो, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए